Hello students, welcome back to my channel UPSC with me. First of all, I apologize. Health issues के कारण मैं कुछ टाइम से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था. I will try to be consistent from now on. Second thing, आज फिर से हम अपना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे PYQ को लेकर और हम रिसेंट PYQ से ही स्टार्ट कर रहे हैं एज आई अपलोडेड अ प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने आपको 2024 के मेंस का पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 1 कराया था. तो आज उसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन एंड एज आई टॉट यू इन प्रीवियस क्लासेस. आपको क्वेश्चन एटलीस्ट 2 बार पढ़ना है, सही से पढ़ना है. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन समझाना है एंड डिस्टिंग्विश डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस बताना है. किस किस में? लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स. लोक अदालत में और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स में. ठीक है, इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है और साथ के साथ वेदर दे एंटरटेन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस. क्या ये सिविल केसेस और साथ में क्रिमिनल केसेस को एंटरटेन करना मतलब केसेस सॉल्व करते हैं, केसेस लेते हैं. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है. अब अगर कीवर्ड की बात करें तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या है? ऑब्वियसली लोक अदालत और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल. ठीक है, कीवर्ड डिफाइन कर लिया हमने, कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिया. उसके बाद हमारे किसी भी आंसर में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन. अब आप खुद सोचिए, ये आंसर इन दोनों को लेकर है. तो क्या इंट्रो में मैं कोई ऐसा एक्ट, कोई आर्टिकल मेंशन या कोई केस मेंशन कर सकता हूँ जो इनसे रिलेटेड हो? ऑब्वियसली ये एक डेफिनेशन बेस्ड क्या बोलेंगे इंट्रो हो जाएगा और काफ़ी अच्छा सिंपल सा इंट्रो हो जाएगा. हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, है ना. और बिगिनर लेवल पे अगर आप आंसर लिखना अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो ये काफ़ी डिसेंट सा इंट्रो है. ठीक है, फिर बात करते हैं बॉडी की. अब बॉडी में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बॉडी में जैसा कि उन्होंने हमसे पूछा ही है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफरेंस बताइए. यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने को बोला है तो हम बॉडी में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं, इनके काम को लेकर, इनकी फंक्शनिंग को लेकर. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने डिफरेंस बता दिया, इनकी पावर्स बता दी. ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स वेदर दे एंटरटेन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. यहाँ पे कहीं भी उसने इश्यूज को बताने के लिए नहीं बोला है. ठीक है, ऐसा हमें दिख रहा है. बट अब क्योंकि हमारे पास एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है जिसमें हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सब के बावजूद हमें इनके बाहर जाके इन अथॉरिटीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है. तो ऑब्वियसली जुडिशियल सिस्टम में कुछ इश्यूज होंगे या फिर इन्हीं को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं सोसाइटी में. तो हमको बहुत ही कम स्पेस लेते हुए मेंशन करने पड़ेंगे. ठीक है, अब जब इश्यूज बताए हैं तो उनकी सॉल्यूशन भी बता दें, वो आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर. आइए लिखना स्टार्ट करते हैं. तो एज आई सेड कि हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि कोई एक्ट, कोई आर्टिकल इनसे रिलेटेड हो. तो मुझे पता है क्या कि लोक अदालत जो है, लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स
आर स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। ये दोनों एक स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इनके पीछे कोई एक्ट मौजूद है, ठीक है। फॉर, और किस लिए है, ऑल्टर नेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। और इनका एम क्या है? अच्छा, क्योंकि लोक अदालत और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स दोनों अलग अलग एक्ट पे काम करते हैं, इसलिए मैंने ये एक्ट यहाँ मेंशन नहीं किए हैं। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनका एम क्या है? टू प्रोवाइड स्पीडी ट्रायल्स। सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। इतने केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास, कह रहा हूँ सॉरी, कोर्ट के पास, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे, जुडिशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी केसेस को कोर्ट द्वारा देखा जाना बहुत ही हेक्टिक काम है, इसीलिए हम कोर्ट से बाहर जाके इनका मेथड, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो रेजोल्यूशन और डिस्प्यूट हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाए। इसके बाद बात करते हैं कॉस्ट एफिशिएंट इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आप लक्ष्मीकांत उठाएंगे तो वहाँ पे आपको ये जोन मिल जाएगा। क्या है? अब आप कोर्ट जाएंगे, वहाँ हियरिंग होगी, खर्चे होंगे कई सारे। इन मेथड से आपने एक मीडिएटर अपॉइंट कर लिया, म्यूचुअल जो भी दो डिस्प्यूट, जिसके साथ भी डिस्प्यूट है दो पार्टीज का, उन दोनों ने ही एक अब म्यूचुअल बंदे को चूज कर लिया कि ये हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा। उसने बात सुनी, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया। अगर आप दोनों सिमिलर मैटर्स सिमिलर डिसीजन पे आ जाते हैं तो, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव। इसके बाद इंट्रो हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे डिफरेंस की, तो हेडिंग डाल देंगे डिफरेंस बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि डिफरेंस बताने हैं, तो डिफरेंस बताने का सबसे अच्छा तरीका जो बचपन से मैं यूज करता आ रहा हूँ, बचपन से मतलब स्कूल की क्लासेस से, बॉक्स बना दीजिए। लैपटॉप पे टच पैड पेज पे लाइन भी सीधी नहीं बनती। तो लोक अदालत, एक तरफ लोक अदालत और एक तरफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, आप इंट्रोडक्शन एक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था डिफरेंस बताते टाइम मेरे को मेंशन करना है, तो आपको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, वो भी ठीक है। तो सॉरी, it is governed by legal services authorities act 1987। इसको अंडरलाइन कर दीजिए, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप आंसर लिखते टाइम कभी भी फुल सेंटेंसेस का यूज़, मतलब जहाँ ज़रूरी है वहाँ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपनी बातों को शॉर्ट कम वर्ड्स में बता सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि वैसा कीजिए। यहाँ पे मैं लिख सकता था इट इज़ गवर्न्ड बाय लोकल, अब वो इट इज़ अननेसेसरी है, इससे भी एग्जामिनर बात समझ जाएगा। तो आप कम शब्दों में ज़्यादा बातें बता सकते हैं, ठीक है, स्पेस भी बचेगा और आप ज़्यादा पॉइंट्स मेंशन कर पाएंगे।
और अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ है, इट इज गवर्न्ड बाय आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। सेकंड पॉइंट, इसमें क्या होता है लोक अदालत में, आपके जो डिस्प्यूट है इनको रिजॉल्व तक किया जाएगा, रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू कंसीलिएशन, आपसी सहमति से आपके डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है। जबकि आर्बिट्रेशन की बात करें, इसमें रिजॉल्व आउटसाइड कोर्ट, कोर्ट से बाहर ही होता है। और कैसे, बेस्ड ऑन एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आप किसी एक म्यूचुअल बंदे को, म्यूचुअल इंसान को, म्यूचुअल अथॉरिटी को अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बातें बताएंगे, वो डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत। ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अगली बात, ये जो है इसमें क्या है, कंसीलिएटरी, वो होता है, एंड इनफॉर्मल। आपका मन करेगा, आपने घर में बैठे हैं, वहां से बाहर निकलिए, चाय की टपरी पे जाइए, किसी से डिस्प्यूट हो गया वहीं सॉल्व कर लीजिए। बिजनेस कर रहे हैं, किसी और पार्टनर से डिस्प्यूट हो गया, किसी थर्ड पर्सन को आपने चूज किया जो दोनों का अच्छा दोस्त है या दोनों उसको जानते हो, उसको चूज किया, होटल में बैठे बैठे डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया, लड़ाई झगड़ा था सॉल्व हो गया, तो ये इनफॉर्मल होता है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये क्या है, एडवर्जरियल, एडवाइस किया जाता है, और प्लस फॉर्मल भी होता है। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें डिफरेंशिएट करना है, तो 3 पॉइंट से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन हो उसे बताइए। अच्छा, अगर इसके डिसीजन की बात करें तो क्या ये बाइंडिंग होते हैं? यस, डिसीजंस आर फाइनल एंड बाइंडिंग। आप खुद ही सोचिए ना, दो लोग हैं, उन्होंने एक बात पे सहमति करी कि हाँ ये भी इस बात को मानता है, ये भी इस बात को मानता है। अब जब दोनों ने ही इस बात को मान लिया है, तो क्या बाद में उनका इसी बात पे दोबारा लड़ना बनता है? नहीं। तो इस बात को लेकर जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, क्योंकि इन दोनों ने ऑब्वियसली पहले इस बात को माना होगा, तभी इस डिसीजन पे आए होंगे। ठीक है, जबकि इसकी बात करें तो ये भी बाइंडिंग होता है, 5 नहीं 4। और इसमें जो डिसीजन लिया जाता है इसको हम कहते हैं आर्बिट्रल अवॉर्ड। अवॉर्ड नहीं, रिवॉर्ड होता है, जाना पड़ेगा। रिवॉर्ड इज बाइंडिंग एंड enforceable like कोर्ट ऑर्डर्स। कोर्ट के ऑर्डर की तरह इसको भी इन्फोर्स किया जाता है। ठीक है, तो ये होगा लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट। अब जब दोनों ने डिसाइड कर लिया है तो उसके बाद क्या ये इसी बात को दोबारा लड़ सकते हैं? जी नहीं, आपने डिसाइड ही क्यों किया जब लड़ना ही था तो आगे।
तो इसमें क्या होता है, यूजुअली आमतौर पर, जनरली, नो अपील इज अलाउड। यानी एक बार आपका डिसीजन फाइनल हो गया, उसके बाद आप कोर्ट में दोबारा अपील नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या है, किसी, आप दोनों की लड़ाई है, किसी तीसरे बंदे ने डिसीजन ले लिया, किसी एक के हित में होगा, किसी एक के हित में नहीं होगा, तो ये चाहे तो कोर्ट में अपील कर सकता है, हायर कोर्ट्स में। ठीक है, अपील्स कैन बी फाइल्ड। तो ये हो गया डिफरेंस। और उसके बाद अब उसने क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली पूछा था हमसे कि पावर इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। नेक्स्ट हेडिंग यही आ जाएगी हमारी, पावर इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ठीक है, अब इसमें भी डिफ्रेंशिएट ही करना है, तो इसमें भी एक बॉक्स बना देते हैं। एक हो गया हमारा लोक अदालत का, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, करेंगे तो भाई अपने रिस्क पे करना, फिर बाद में मेरे को आके मत बोलना कि सर ये क्या हो गया। देखो, इसमें लोक अदालत की बात करें तो ये क्या करते हैं, कैन एंटरटेन सिविल केसेस। सिविल केसेस को एंटरटेन करना मतलब सिविल केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। सिविल केसेस लाइक पैसों से रिलेटेड केस है, ज़मीन से रिलेटेड केस है, ऐसे छोटे मोटे केस सिविल केसेस होते हैं। और कैन ऑल्सो टेक क्रिमिनल केसेस। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, एक बात बताइए, एक एरिया है, यहाँ पे दो लोग रहते हैं, एक ने एक के घर पे जाके थप्पड़ मार दिया, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया, क्रिमिनल चार्जेस। अब क्या ये दोनों किसी तीसरे बंदे को चूज करके कि भाई हमारी लड़ाई सुलझा दे, ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बंदे ने इस बंदे को मार ही दिया, खत्म कर दिया, टाटा बाय बाय, खत्म, गया, तब तो ये तो गया ना। अब ये भी क्रिमिनल केस है, बट इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। ऐसे में आप लोक अदालत के पास नहीं जा सकते। तो क्रिमिनल केस अलाउड है, बट ओनली माइनर ऑफेंस, छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए, छोटी मोटी चोरी हो गई, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, उसमें, बड़े केस के लिए नहीं। जबकि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की बात करें, ओनली सिविल केसेस। ठीक है, और ये सिविल केसेस भी यूजुअली किस नेचर के होते हैं, जनरली कमर्शियल, पैसों से रिलेटेड जो केसेस होते हैं यूजुअली। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो सकता, किसी और टॉपिक से केस, किसी और टॉपिक से रिलेटेड केस भी आ सकते हैं, बट आमतौर पर कमर्शियल ही आते हैं। ठीक है, इनका नो jurisdiction ऑन क्रिमिनल केस। ठीक है, अब क्वेश्चन की जो डिमांड थी हमने वो कवर कर ली है। उसके बाद मैंने आपको कहा था हल्का सा इश्यूज बता दीजिए, उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे। तो इश्यूज क्या है, पहला इशू तो यही है, लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को पता नहीं रहता कि हाँ कोर्ट के बाहर ये सब चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल, लैक ऑफ अवेयरनेस। सेकंड, और क्या है, कई बार कई केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें जुडिशरी को इंटरवीन करना चाहिए, करना पड़ जाता है। ठीक है, जुडिशियल इंटरवेंशन इज
नीड ऑफ द आर। इसके अलावा कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमने वे बनाया तो वैसे कॉस्ट बचाने के लिए है, लेकिन कई बार कई केसेस में बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है। तो हाई कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड, अब जो इश्यूज बताए हैं तो कंक्लूजन में हम यूजुअली करते क्या है, इन इश्यूज को रिजॉल्व करने का कोई तरीका बताते हैं। अब आप आगे चल के एक IAS, IPS, आई समथिंग एस, कुछ तो होता होगा और भी, IRS, IFS एंड सो ऑन। अब ये सब आप बनने वाले हैं तो आप सिर्फ इश्यूज बता कर छोड़ देंगे तो अच्छा थोड़ा लगेगा, है ना। तो सॉल्यूशन भी बताइए। तो अब हम लिखेंगे कंक्लूजन। हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में मुझे यहाँ पे एक कोट याद आ रहा है तो मैं उसको मेंशन करूँगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, बोथ LA एंड AT। अगेन आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। नीड टू बी स्ट्रेंथन। इनको अभी और मजबूत करने की जरूरत है। क्यों? टू इंक्रीज, ताकि बढ़ा सके क्या? एक्सेसिबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास एक्सेस हो इनका। अफोर्डेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें अफोर्ड कर पाए, उन्हें कोर्ट तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। एंड क्वालिटी ऑफ जस्टिस, कि ये अथॉरिटीज़ जो जस्टिस प्रोवाइड करा रही हैं उसकी क्वालिटी भी बेटर हो, जैसी अभी है उससे बेटर क्वालिटी ऑफ जस्टिस। ठीक है, इन द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 39 DPSP फ्री लीगल एड। तो हमने देखिए आर्टिकल भी मेंशन किया है यहाँ पे, इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड एक्ट भी मेंशन किए हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये क्वेश्चन 10 मार्कर था इसलिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स नहीं दिए। अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन होता तो ऑब्वियसली उस पर एग्जाम्पल देना चाहिए। यहाँ पे कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, तो इसलिए हमने एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं। बाकी हमने डिफाइन कर दिया लोक अदालत, हमने उसके एम बता दिए, बने हैं तो क्यों बने, हमने प्रॉब्लम्स बता दी, सॉरी प्रॉब्लम्स नहीं, डिफ्रेंशिएशन बता दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया कि हाँ दोनों हैं और क्या फ़र्क है दोनों। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन की अगली डिमांड थी कि क्या सिविल केस क्रिमिनल केस हैंडल करते हैं, तो हमने वो भी बता दिया है यहाँ पे। और फिर हमने छोटी सी जगह में इश्यूज मेंशन किए और फिर कॉन्क्लूड कर दिया सॉल्यूशन बताते हुए। ठीक है, अब आप खुद ही देख के बताइए क्या ये आंसर फुल फ्लैज है या नहीं। जैसा क्वेश्चन में उसने पूछा था हमने सारे डिमांड मेंशन करी है, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा भी डाल दिए हैं इश्यूज को लेकर। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ऐसे अगर और क्वेश्चन आएंगे तो उनको ऐसे हैंडल करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन जो पिछली बार मैंने दिया था उसका एक कॉपी चेक कर लेते हैं। तो ये कॉपी प्रतिभा की है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था, एग्जामिन नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज विद पर्टिकुलर रेफरेंस फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। तो जब मैंने ये सॉल्व कराया था तो मैंने बताया था हमारा जो कीवर्ड है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं और फिर कमिटीज़ का एग्जांपल देते हुए बता सकते हैं कि वन नेशन कमिटीज़ का एग्जांपल आप पहले देंगे, उसके बाद इसके बेनिफिट और नीड क्यों है, बेनिफिट क्या है और ज़रूरत क्यों है, और इश्यूज क्या है।
अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ना, तो कुछ तो इश्यूज होंगे, और उसको रिजॉल्व कैसे करें, ये बतानी थी ये 4 चीज़ें। और फिर लास्ट में कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन, ठीक है। तो कॉपी चेक करते हैं। तो पहली बात बच्चे, आपका ये इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है। देखिए मैं समझाता हूँ। अब क्या है, आपको 150 शब्दों में आंसर लिखना है, ये वाला, ठीक है। अगर आप कोई कंक्लूजन ऐसा लिखते हैं जो 3 लाइनों में ख़त्म हो जाता है, और सेम आंसर किसी और बच्चे ने लिखा है जिसका कंक्लूजन 5-6 लाइनों का है, आप बताइए आपको किसका कंक्लूजन पढ़ के ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी? जिसने कंजाइज लिखा है चीज़ों को, कि हाँ लोक अदालत होते हैं, आर्बिट्रेशन कोर्ट होती है, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का इनका एम क्या है हमने बता दिया, सिंपल। आपका इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, ठीक है। और अब ये ट्रेंड चला गया है आंसर को पैराग्राफ फॉर्म में लिखने का, अब ट्रेंड है पॉइंट में लिखने का। पॉइंट का यूज़ कीजिए, पॉइंट फॉर्मेट में, बुलेट पॉइंट फॉर्मेट, ठीक है। इसके अलावा डायग्राम्स मेंशन करें, बनाएं, एरो डायग्राम बना सकते हैं जहाँ पॉसिबल है वहाँ, हर जगह नहीं। छोटे बच्चे को अगर वो दिन में कुछ सीखता है तो पूरे दिन उसी को यूज़ करता रहता है, तो अगर आपको एरो डायग्राम आ जाए तो हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ वहाँ ना ज़रूरत हो, ठीक है। चलिए, तो इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है। द नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्रेसिंग विद वेरियस कमिटीज सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट की which aims to synchronize, ठीक है। अब काम की बात यहाँ पे है, which aims to synchronize लोकसभा and state assembly election to reduce poll frequency and streamline the process। अब काम की बात यहाँ लिखी है, ठीक है। एग्जामिनर जब चेक करेगा तो वो तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेगा। अगर उन 3 लाइनों में उसको काम की बात नहीं लिखेगी तो क्या मतलब फिर आंसर आगे पढ़ने का। फिर कमिटीज आपने मेंशन करी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 4 कमेटी बताई, बढ़िया है। ये क्या लिखा है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंक्लूड द वन नेशन वन प्रिंसिपल क्रूशियल टू इम्प्रूव। अगेन यहाँ पे अगर ये कंक्लूजन है, मुझे पता नहीं लग पा रहा, शायद ये कंक्लूजन ही है, तो बहुत लेंदी कंक्लूजन है, ठीक है। एग्जामिनर सीधा काट देगा इसे, वो नहीं पढ़ने वाला इतना लंबा कंक्लूजन। और फिर इसके बाद अलावा एक और इशू जो है, आपका बहुत सारा स्पेस बच गया। आपको एग्जाम में 150 शब्दों का जो आंसर लिखना होगा उसके लिए 2 पेज मिलेंगे, और बेटर होगा कि आप 2 के 2 पेज अच्छे से यूटिलाइज करें। यहाँ देखिए, देखो पूरा पेज यूटिलाइज हुआ है, ठीक है, ऐसे। और सारे पार्ट्स भी आपने डिस्कस नहीं किए। आपने इंट्रोडक्शन में वन नेशन वन इलेक्शन का डिफाइन किया, वो भी इस जगह। आपने कमिटीज बताई, ठीक है। आपने बेनिफिट्स मेंशन नहीं किए, क्यों ज़रूरी है मेंशन नहीं किया। इश्यूज क्या है ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था, बट आपको ये सारी चीज़ें बतानी थी, ठीक है। तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली क्लास में बेटर करना, और आई विल चेक एंड कीप प्रैक्टिसिंग। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने यूपीएससी वाले दोस्तों को ज़रूर भेज दें, ठीक है। ऐसे ही उनको आंसर राइटिंग सिखा के अच्छी आंसर राइटिंग करा दूंगा, फिर हम सब साथ में लवासना जाएंगे। जाएंगे, यस तो जाएंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू समथिंग, स्टडी।